Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will cover the Unit 2 National Income Accounting, and the today topic is about classification of goods. In previous video, we have covered the 3-sector economy and the 4-sector economy. So let's start today's video. So जब हम गुड्स की बात करते हैं, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो कि एक कंज्यूमर खरीदता है, जैसे कि फ्रूट्स, पेन, मार्कर, बॉटल, कुछ भी, कोई भी गुड्स जो वो कंज्यूम करता है, ठीक है। कंज्यूम जैसे कोई फ्रूट उसने खरीदे तो वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। वहीं पे जो गुड्स होते हैं हम उसको क्लासीफाई करते हैं दो चीज़ों में, एक होता है फाइनल गुड और एक होता है इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आपके लिए रिसेल पर्पस के लिए नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से कोई भी, अगर कोई एक प्रोड्यूसर है वो कोई भी एक गुड्स को सेल कर रहा है, अगर लेट्स से कि एक प्रोड्यूसर यहाँ पे बैठा है, मार्केट में मैं गई और एक प्रोड्यूसर बैठा है, तो मैंने वहाँ से उससे एप्पल खरीद लिए और मैंने घर आकर वो एप्पल खा लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो कि वो जो गुड्स था, जो मैंने एप्पल खरीदे थे एक प्रोड्यूसर से, वो मैंने खुद ही कंज्यूम कर लिया, यानी कि डायरेक्टली कंज्यूम माई सेल्फ, मैंने कर लिया उसको, ठीक है। मैंने उसको फ्रूट्स को खा लिया, तो मतलब एक एंड यूजर, फाइनल यूजर ने उसको खा लिया, तो वो किसके अंदर काउंट होगा? फाइनल गुड्स के अंदर। फाइनल गुड्स होते क्या है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोडक्शन। इट इज अ पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज होता है, ठीक है। वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स की हम बात करें तो ये अभी अपने प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं आया है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के पहले ही है, उससे पहले ही है। अभी ये जो वो गुड्स है जो कि एक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इनकी होनी है, अभी ये अभी फाइनल गुड्स बन के नहीं आया है, ये अभी इंटरमीडिएट है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल कह सकते हो आप इनको, और ये अभी प्रोडक्शन के मोड पे है और ये अभी रॉ मटेरियल के अंदर कंसिडर करे जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम फाइनल गुड्स के बारे में बात करें तो फाइनल गुड्स के अंदर यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं और ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर चुके हैं इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर, ठीक है। और अगर आप फाइनल गुड्स का आपको एक दे सकते हो कि ये हमेशा और हमेशा इसको फाइनल यूजर ही कंज्यूम करेगा, यानी कि एंड यूजर ही कंज्यूम करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जैसे लेट्स से कि मैं मार्केट से एप्पल लेके आ गई और मैंने वो एप्पल्स खरीद के मैंने किसी और को बेच दिए, मैंने भी एक अपनी वो लगा दी स्टॉल, मैंने भी, ऐसा नहीं होगा। तो वो कभी भी आपको फाइनल गुड के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। फाइनल गुड के अंदर वही चीज़ कंसिडर की जाएगी जो अगर आपने किसी से खरीदी है और आपने खुद ही कंज्यूम कर ली उसको, दैट इट विल कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड, ठीक है, वरना नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे वो गुड्स होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट पर्सन से, यानी कि जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना कि मैंने अपनी स्टॉल ले लिया और मैंने किसी से एप्पल लेकर मैंने किसी और को बेच दिए, दिस विल कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब आपको फोर्थ यहाँ पे डिफरेंस आपको यहाँ पे ये दिख जाता है कि ये जो है इनकी वैल्यू ऑलरेडी ऐड हो चुकी है नेशनल इनकम में, बट इंटरमीडिएट की वैल्यू है वो ऐड नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज ये अभी रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसका भी एग्जांपल मैं दूंगी लास्ट वीडियो में। लेकिन फाइनल गुड्स के अंदर दो तरह के गुड्स और आते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, यानी कि लेट्स से कि मैं गई किसी भी मार्केट में और मैंने समोसा लिया, ठीक है। अब वो मैंने डायरेक्टली ही कंज्यूम कर लिया, कि मैं कंज्यूमर थी, मैं मार्केट में गई, मैंने एक समोसे को परचेज किया और मैं वो खा गई, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर गुड्स। व्हाट इज कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई, टूल्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के अंदर कंजम्पशन होती है और कैपिटल गुड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, ये याद रखना। और अगर ये जरा ध्यान से समझना, अगर कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या आता है? हमारा आता है प्रोड्यूसर गुड्स। क्या आता है? प्रोड्यूसर गुड्स आता है। प्रोड्यूसर गुड्स आने के बाद ये दो तरीके के होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स होता क्या है? पहली बात तो प्रोड्यूसर गुड्स आपका एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है जो कि मशीन के साथ ऐड हो जाता है, दैट इट विल कंसिडर एज अ प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे कंज्यूमर गुड्स होता है उसको उल्टा होता है प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। नाउ अब कंज्यूमर गुड्स में भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आप इसको यूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि आप ले सकते हो कार ले सकते हो, टेलीविजन ले सकते हो, फोन ले सकते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। ये होता है आपके ड्यूरेबल गुड्स। इफ वी टॉक अबाउट द नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के बाद। लेट्स से कि आपने चॉकलेट खरीदी, आपने चॉकलेट खा ली, एक बार में ही खा ली ना, ये थोड़ी कि आपने 2-3 महीने बाद खाई है वो चॉकलेट फिर से आप खा, नहीं हो सकता। आप सिंगल एक्ट में ही आप उसको पूरा का पूरा कंज्यूम करते हो, दैट विल कंसिडर एज अ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नाउ व्हाट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स? सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं ना पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है आपको क्रोकरी, जो कि सेट होता है, क्रोकरी सेट होता है,
दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स, या फिर क्लोथ ले सकते हो। नाउ व्हाट इज सर्विसेज? सर्विसेज आप सबको पता होगी, सर्विसेज आपकी क्या होता है, एक नॉन मटेरियल गुड्स होती है जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है एक ह्यूमन की वांट्स को। जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, तो मैं अगर कोई भी क्लाइंट मेरे पास आएगा तो मैं उसको सर्विसेज दूंगी, वो मुझे बदले में पैसे देगा और मैं उसके बदले में उसको सर्विसेज दूंगी, उनके केस लड़ूंगी, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सर्विसेज, ठीक है। नाउ वी हैव टू फोकस, लेट्स कवर द कैपिटल गुड एंड द कंज्यूमर गुड। ओके, सो व्हाट इज कैपिटल गुड? कैपिटल गुड क्या होती है? अब डेफिनेशन देख लो इसकी, कि capital goods are those goods which are the final goods which can be used repeatedly in the production process of other goods and services, for example plant and machinery, ठीक है। consumer goods क्या होते हैं? consumer goods are those goods which is directly used for the satisfaction of human want। चार तरीके के होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल जो कि आप यूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन, ठीक है, जैसे क्लोथ्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स सिंगल एक्ट ऑफ यूज, जैसे कि चॉकलेट ले सकते हो आप इसको, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि सिर्फ 1 साल के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाए। इलेक्ट्रिक क्रॉकरी 1 साल के अंदर आपका, या फिर टूट जाता है कभी कभार, ठीक है, 1 साल के अंदर मतलब वो कंज्यूम हो ही जाता है ना, आपका यूज हो ही जाता है। मतलब सर्विसेज क्या होती है? एक नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन की वांट्स को। बेन नोट करो बात कि जो आपका कोई भी गुड होगा, द सेम गुड कैन बी अ कंजम्पशन गुड एंड कैन बी द कैपिटल गुड। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वो उसके यूज पे पता चलेगा। कैसे? लेट्स सी कि मैंने एक मशीन खरीदी है, ठीक है, मैंने एक जूस की मशीन खरीदी है, तो अगर मैं उस जूस की मशीन को अपने घर लाकर खुद बनाकर पीती हूँ, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर गुड। अगर मैं उस मशीन को मार्केट से लेकर परचेज कर एक प्रोड्यूसर से परचेज कर वो मैं जो मशीन है वो मैं खुद का अपना एक जूस सेंटर खोल लेती हूँ और मैं उस मशीन की हेल्प से जूस सेल करती हूँ, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गुड। ओके, मतलब मैंने अपनी सर्विसेज दे रही हूँ लोगों को, मैं खुद फाइनल यूजर नहीं हूँ मैं, तो हम उसको कभी भी कंज्यूमर गुड के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर गुड वो गुड होता है जो कि एक कंज्यूमर खुद कंज्यूम करता है, ना कि दूसरों को कंज्यूम करवाता है, ठीक है। नाउ वी विल कवर दी जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी का आपका मैक्रो कंसेप्ट है, यानी कि जो डील करता है आपके एग्रीगेट से, ठीक है। इट इज अ मैक्रो कंसेप्ट that refers to the market value of all final goods and services produced by producing unit, यानी कि इन goods and services को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूसिंग यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, और जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी कि कंट्री की एक डोमेस्टिक टेरिटरी पर लोकेटेड है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको हम कहते हैं जीडीपी। लेट्स से इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। अगर इंडिया का कोई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है एक डोमेस्टिक, यानी हमारी कंट्री के अंदर ही एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी, ठीक है। नाउ हम जीडीपी को हमेशा कैलकुलेट एमपी पे करते हैं, एमपी मतलब मार्केट प्राइस पे हमेशा हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। नाउ व्हाट इज जीडीपी? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 2025 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो 1000 करोड़ का था गुड्स एंड सर्विसेज का। नाउ इन 2026 का कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ होगा? तो हमें गिवन है यहाँ पे कि हमारा 5% जो है आपका जीडीपी बढ़ा है, यानी कि 2025 से लेकर 2026 तक हमारे 5% जीडीपी बढ़ा है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमारा 2025 से लेकर 2026 तक जीडीपी हमारा बढ़ा है कितना? 5%, तो यानी कि 5 into 10 दैट विल बी 50, और हमारा 2025 में कितना था? 1000 करोड़ था, एंड 2026 में 5 बढ़ा है, तो यानी कि प्लस 50 करेंगे तो कितना आएगा? 1050 करोड़। कितना आया हमारा? ये 2026 का है। 2026 हमारे में इतना हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। सो ये हमारा जीडीपी ऐसे कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने पे एनआईटी, एनएफआईए, डेप्रिसिएशन, ये सब भी होता है। हम पहले उसकी टेबल देख, चलिए देखते हैं हम इसकी टेबल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कैसे हम ग्रोथ से डोमेस्टिक में जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में, फैक्टर कॉस्ट से एमपी में कैसे जाते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, अपनी नोटबुक लो, उसके अंदर सिंपल सा ग्रोस नेट लिखो एक साइड नेशनल डोमेस्टिक लिखो, और एक साइड मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट लिखो, ठीक है। अब क्या करना है? अगर हमें ग्रोस से नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें ग्रोस से नेट पे जाना है तो हम यहाँ पे कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। माइनस कर देंगे हम अपना डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर हम ग्रोस से नेट पे जा रहे हैं, अगर हम नेट से ग्रोस पे आ रहे हैं
तो हम प्लस कर देंगे अपना डेप्रिसिएशन, ठीक है। और कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिंपल टेबल बनाओ, ये चीज़ लिखो। अगर ग्रॉस से नेट पे जा रहे हो माइनस होगा डेप्रिसिएशन, अगर नेट से ग्रॉस में जा रहे हो तो प्लस होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेम केस आपका नेशनल में होगा कि अगर आप नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हो, यानी कि बड़े लेवल से एक छोटे लेवल पे जा रहे हो, तो हमेशा माइनस होगा आपका NFI। NFI क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यहाँ पे क्या होगा, कैसे कैलकुलेट होता है NFI? फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है। और अगर वहीं पे अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो, एक छोटे से बड़े लेवल पे जा रहे हो, तो प्लस हो जाएगा, प्लस NFI। वही फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, ठीक है, यही फॉर्मूला है, बस प्लस होगा। प्लस प्लस का साइन याद रखना हमेशा, हर चीज़ में ना साइन याद रखना कि साइन कौन से है, कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है। ग्रोस से नेट पे जा रहे हो माइनस, नेट से ग्रोस पे आ रहे हो प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हो माइनस, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो प्लस। नाउ सेम केस विद द मार्केट प्राइस। अगर आप MP से FC पे जा रहे हो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हो, तो प्लस माइनस होगा NIT। NIT क्या होता है? NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। कैसे निकालते हैं? IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है, याद रखना। और वहीं पे अगर आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हो तो प्लस NIT होगा, ठीक है। इस पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपका साइन कौन सा आप ले रहे हो, ठीक है। बहुत इजी टेबल थी जो मैंने पढ़ाई है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो एक्टिविटीज़ जो कि इंक्लूड नहीं होती आपकी GDP। GDP क्या होती है? GDP आपकी एक मार्केट वैल्यू होती है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर, ठीक है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, कंट्री के अंदर, ठीक है ना। ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जो कि इंक्लूड नहीं होती है GDP के अंदर? तो पहली होती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके ऑलरेडी 20 लेट्स की एग्जांपल लेते हैं कि 2025 के अंदर बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे। वो गुड्स एंड सर्विसेज अब हम 2026 में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड कर दिया देन इट विल लीड टू द डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, इट विल राइज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। और क्या एक्टिविटीज होती है जो कि हम इंक्लूड नहीं करते? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट आर दोज पेमेंट विच आर वन साइडेड। लेट्स से कि मेरा एक दोस्त है जो कि USA में रहता है, तो मैंने कुछ गिफ्ट भेज दिया उसको, ठीक है, मैंने उसको 10,000 रुपीज़ भेज दिए लेट्स से, तो वो वन साइडेड है, उसके बदले वो मुझे कुछ वापस देगा नहीं है, ठीक है। तो देन उसकी ट्रांसफर इनकम कभी भी आपकी GDP के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। वो चीज़ें आपके पास पैसे आ रहे हैं लेकिन इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू आ रहे हैं, जैसे कि गैम्बलिंग, जुआ या फिर ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। इसके अलावा वो एक्टिविटीज़ आपकी जो पैसा आप जिस तरीके से कमा रहे हो वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा आपका नेशनल के अंदर, ठीक है। अब आपके और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी ये मेन फैक्टर्स थे आपके जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड भी नहीं होगा कि वो एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो आपके नेशनल इनकम के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी विल कवर दी एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक ने इसी के अंदर है कि एक्टिविटीज दैट आर नॉट इंक्लूडेड कैपिटल गेन, यानी कि कोई भी एक ऐसी एसेट जो आपने खरीद रखी है लेकिन आपने किसी दूसरे को बेच दी। लेट्स से कि मेरे पास एक आईफोन है, ठीक है, आईफोन मैंने खरीदा 1 लाख का, ठीक है। अब मैंने उसको यूज़ कर दिया तो सेकंड हैंड गुड हो गया वो मेरे लिए। अब मैं किसी और को बेच लूँ, ठीक है, तो वो सेकंड हैंड गुड हो गया। अब लेट्स से कि वो मुझे मिला था 1 लाख का लेकिन मैंने दूसरे इंसान को बेचा 1,50,000 का, तो जो 50,000 था ना वो ऐड नहीं होगा आपके नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। GDP के अंदर कवर द कंपोनेंट्स ऑफ GDP। सो GDP को कैलकुलेट करने के लिए एक आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का है वैसे तो ये C+G+I x - M। मतलब C का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और G का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, एंड x - M यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका वो खर्चा होता है जो कि एक कंज्यूमर खर्च करता है। किस पे खर्च करेगा एक कंज्यूमर? लेट्स से कि जो कंज्यूमर है वो आपका जो एक ऐसा एक हाउस होल्ड है, वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्चा कर रहा है एक न्यू कार खरीदने के लिए, एक न्यू हाउस खरीदने के लिए, दैट विल बी कम अंडर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा करती है उन गुड्स पे या फिर उन चीज़ों पर जो कि उनको बेनिफिट देते हैं। लेट्स कि गवर्नमेंट ने खर्चा करा एक रोड बनाने में, एक
डैम बनाने में उसने गवर्नमेंट ने खर्चा करा, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो हम उसको इन्वेस्टमेंट के मानेंगे। जैसे कि लेट्स से कि इट रेफर्स टू द सम ऑफ द ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। सॉरी मार्कर गिर गया था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आया, फिर से समझा देती क्या होता है। इन्वेस्टमेंट आपका बेसिकली आपका एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स हमने कवर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो रोड्स की, एक चेंज इन स्टॉक में भी आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के रूप में। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक की फॉर्मूला होता है। और एक्स माइनस एम का मतलब होता है इट इज़ द एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्टेंस। तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है तो ये मतलब वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक आउटसाइडर गुड्स एंड सर्विसेज पे करता है और इंडिया के अंदर। तो ये कैलकुलेट होता है डिफरेंस बिटवीन द नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है इट इज कैलकुलेटेड इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। कोई समझ आया फिर से बता देती हूँ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, वो खर्चा होता है जो कि कंज्यूमर एक हाउस खरीदने में, कार खरीदने में या फिर अलमारी खरीदने में लगाता है। और वहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो गवर्नमेंट रोड बनाने में लगाती है, लॉज बनाने में लगाती है, पॉलिसीज़ बनाने में लगाती है, पार्लियामेंट जैसे कि आप देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है जो कि आप स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक में लगाते हो, या फिर वो जो कि ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल गुड्स के अंदर, जिसकी रोड बना दिया, ठीक है। एक्स माइनस आई मीन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यू ऑल नो, ठीक है। नाउ वी विल कवर द रियल जीडीपी एंड द नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। रियल जीडीपी की और नॉमिनल जीडीपी की आपको सब सेम डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने जीडीपी की लिखवाई थी। डेट इट इज़ कंसिडर्ड अ मैक्रो कंसेप्ट नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि ये सारे मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस्ड हुआ है इन अ डोमेस्टिक कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बट एट बेस ईयर। बेस ईयर किसका है, रियल जीडीपी का। नॉमिनल जीडीपी में आपको लिखना है करंट ईयर में, ठीक है। करंट ईयर, नॉमिनल में हमेशा आपका करंट ईयर आएगा और रियल में आपका बेस ईयर आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के अंदर, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है कि इट रेफर्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन अ base year, and it will be considered refers to the market of value of all final goods and services produced a country during an year measured at price of current year, ठीक है। ये नॉमिनल जीडीपी होती है। तो लेट्स से कि एक एग्जांपल समझा देती हूँ। क्या होता है कि जैसे कि बेस ईयर को हमेशा आप प्राइस ओ से मानोगे, ठीक है। एंड बेस ईयर क्वांटिटी को आप क्वांटिटी ओ के नाम से जानोगे, ठीक है। और करंट ईयर प्राइस यानी कि अभी का जो प्राइस चल रहा है आप उसको P1 बोलोगे, और करंट ईयर क्वांटिटी जो चल रही है उसको आप Q1 बोलोगे। अगर बेस ईयर का प्राइस है तो PO, ठीक है। और अगर बेस ईयर की क्वांटिटी है तो QO। अगर करंट ईयर का प्राइस है तो P1, और अगर करंट ईयर की ही क्वांटिटी है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज Q1, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। नॉमिनल जीडीपी है, लेट्स से कि P1 इंटू Q1 करंट ईयर होगा प्राइस का और करंट ईयर होगा क्वांटिटी का। नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात कर रही हूँ जो कि करंट ईयर पे मेजर होती है। रियल जीडीपी के बाद में क्या करती हूँ कि पीओ यानी कि बेस ईयर प्राइस होगा, उसका करंट ईयर की क्वांटिटी होगी रियल जीडीपी का। ये फॉर्मूला भी इसका एक हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी। लेट्स स्टार्ट। हमने एक डाटा ले रखा है, हमने डाटा ले रखा है कि ईयर हमारा 2013 है, 2014, 2015। प्राइस हमने लिया 10, 15, 20। क्वांटिटी लिया हमने 7, 10 एंड 20। तो पहले हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, ठीक है। सो नॉमिनल जीडीपी आपकी हमने जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था करंट ईयर प्राइस इनटू में करंट ईयर क्वांटिटी। करंट ईयर का प्राइस रहेगा और करंट ईयर की क्वांटिटी रहेगी, उनको हम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो निकालते हैं। लेट्स से नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो हमें लिखना पड़ेगा ईयर 2013, 2014, 2015, ठीक है। अब हमें लिखना है प्राइस, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है करंट ईयर प्राइस और इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। तो करंट ईयर प्राइस 2013 में कितनी है 10, तो 10 आ गया। मल्टीप्लाई करंट ईयर की क्वांटिटी क्या है उस लेवल पे 7 आ जाएगा। 2014 में करंट ईयर प्राइस कितना है 50 और करंट ईयर क्वांटिटी कितनी है 10, है ना। हाँ, और करंट ईयर पे 2015 में क्या प्राइस है 20 और करंट ईयर की क्वांटिटी क्या है 2015 में 20, ठीक है। तो 10 इंटू 7 70, 15 इंटू 10 50 150 एंड 20 इंटू 20 400, ठीक है। तो ये आपका निकल गया नॉमिनल जीडीपी। अब हम बात करते हैं रियल जीडीपी के बारे में, ठीक है। अब रियल जीडीपी कैसे निकलेगी आपकी।
रियल जीडीपी बहुत ईजी है, लिखो फिर से 2013 लिखो, 2013, 2014, 2015। अब रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, आपका रियल जीडीपी आपकी कैसे निकलती है, बेस ईयर का प्राइस रहेगा, करंट ईयर की क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। क्या आएगा, बेस ईयर का प्राइस रहेगा, बेस ईयर का प्राइस रहेगा आपका, और करंट ईयर की क्या रहेगी, क्वांटिटी। सो लेट्स इसको निकालते हैं, ठीक है। 2013 में आपका जो प्राइस है वो 10 है, हम बेस ईयर का ले रहे हैं, ठीक है। 10 प्राइस है तो हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्वांटिटी हमने ली 7, पहले यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, 70 आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो 70 ही आएगा। अब हम बात करते हैं 2014 के अंदर। अब हमें याद रखना, हमें क्या बोला गया है, रियल जीडीपी के अंदर हमें किसके प्राइस लेने हैं, वी हैव टू टेक द प्राइस ऑफ बेस ईयर का प्राइस लेना है। बेस ईयर क्या है हमारा 10, ना कि 15। 2014 में हम 15 नहीं लेंगे, हम 10 लेंगे, क्योंकि हमें बेस ईयर का प्राइस लेना है, ठीक है, पिछले साल का। तो हम लेंगे 10, ठीक है, 10 इंटू, सो अभी के करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करें। 2014 में करंट क्वांटिटी क्या है 10, सो इट विल बी 10 इंटू 10, सो 10 इंटू 10 कितना होता है 100। वही सेम कैसे 2015 में हम प्राइस 10 ही लेंगे, क्योंकि बेस ईयर का प्राइस है, और क्वांटिटी करंट ईयर की लेंगे 20, ठीक है। सो 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। तो ये हमारी निकली है रियल जीडीपी। तो समझ आई, यानी कि नॉमिनल में आपको क्या होगा, करंट ईयर का प्राइस रहेगा, करंट ईयर की क्वांटिटी रहेगी, रियल जीडीपी में आपका बेस ईयर का प्राइस रहेगा और करंट ईयर की क्वांटिटी रहेगी। सो ये आपके एग्जाम्पल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।